मैं एम दास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 13वां इकाई, जिसका नाम है आपका प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, जो कि हम गोली दर्पण में देख रहे थे। और इससे पहले वाले जो क्लास था उस क्लास में हमने जो है कुछ टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। आज आगे का टॉपिक हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे के जो भी टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। इसमें एक दिया है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली उत्तल दर्पण के ध्रुव से आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है ना। और उस वस्तु का जो दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है उसको स्थिति और प्रकृति और आकार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे हमारे क्या दिया है, दर्पण दिया गया है और इस दर्पण पर एक तो हमारा क्या होता है, फोकस दूरी, एक मुख्य अक्ष होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये जो मुख्य अक्ष होता है, इस मुख्य अक्ष के स्थिति में देखा जाए तो एक हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र सी होता है, एक हमारा क्या होता है, फोकस दूरी एफ होता है, और एक ध्रुव क्या होता है आपका पी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं 15 सेंटीमीटर फोकस वाले गोली दर्पण के ध्रुव से, ये तो 15 सेंटीमीटर क्या है हमारा फोकस दूरी है, और ध्रुव से आपका बोल रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु क्या है हमारा स्थित है। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर में बनेगा, उसकी स्थिति कैसे होगा और उनका आकार कैसे होगा, ये ज्ञात करना है। मतलब आपको ये बोल सकते हैं कि इस फोकस बोल सकते हैं, ये जो हमारा क्या होता है ध्रुव है, उस ध्रुव से लगभग -10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या है वस्तु है। तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थिति हमको ज्ञात करना है, कितना दूर पर बनेगा, और साथ ही साथ जो है उस वस्तु का आकार कैसा होगा, उसका जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, उस प्रतिबिंब का बोल सकते हैं आभासी होगा या वास्तविक होगा, ये हमको क्या करना है, जानना है और समझना है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, और उसको जानने के लिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस को लिया गया है और 10 सेंटीमीटर किसको लिया गया है, हमारा वस्तु का जो भी ध्रुव से जो दूरी हो है उसको दिया गया है। तो उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए हल की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है भाई, हमारा गोली दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर दिया गया है। गोली दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है भाई, हमारा 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और साथ में क्या दिया है, हमारा दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी बोल सकते हैं। दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी आपका दिया है -10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो ये हमारा वस्तु है, और इस वस्तु का जो भी दर्पण है उसके मुख्य जो हमारा क्या होता है, जो ध्रुव है, उनसे दूरी इसका कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और फोकस इसका कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या देखना है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति आकार कैसा होता है और कितने दूरी पर बनता है, ये हमको जानना है। इसके हम लोग को किसके पास जाना पड़ेगा, जो दर्पण सूत्र हैं उसके पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, 1/f ये होता है, 1/ क्या होता है हमारा एक म्यू, है ना, म्यू नहीं करते हैं, यू कहते हैं, ठीक है, ये यू हो गया, और प्लस में क्या होता है आपका 1/ क्या होता है आपका भी। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। अब ये जो दर्पण सूत्र में कुछ का मान दिया गया है, जैसे एफ फोकस दूरी है जो कि यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर, यू दिया है वस्तु की दूरी जो कि दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, भी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उस मान को हम लोग रखते जाते हैं भाई। तो ये 1/ कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और ये हो जाता है 1/ क्या हो जाता है आपका भी हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, 1/ भी को वहीं रहने देते हैं, और बाकी को इस माइनस जो 10 है उसको इस तरफ पक्षांतरित करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतर करने पर, क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा भाई, हमारा ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये तो 1/50 ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जब इस तरफ आएगा 1/10 तो ये कितना हो जाता है, 1/ जो है माइनस से +10 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 1/ कितना हो जाता है, भी हो जाता है। जब इसको आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका जो मान होता है 1/ जो भी होता है, इसका जब लघुत्तम निकालते हैं तो यहाँ पर ये 2, ये 3 और पान कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। इसके टू
आगे इसको सॉल्व करें तो 1/v हो जाता है, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाता है, और 30 का क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, तो इसका जो मान होता है 5 एकम कितना हो जाता है, 5, और ये 6×5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो अंततः हमारा जो मान होता है 1/v होता है, इसका मान कितना आ जाता है हमारा, 1/6 आ जाता है। मतलब v का मान यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, 6 आ जाता है। किसका मान भाई, यहाँ पर v का जो मान होता है वो कितना आता है हमारा, 6 सेंटीमीटर आ जाता है। अब ये जो 6 सेंटीमीटर आया है ना, किसका मान आया है हमारा, v का मान कितना आ गया हमारा, 6 सेंटीमीटर आ गया। इस मान को हम लोग क्या करते हैं, जो आवर्धन क्षमता होता है जिसको हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे भाई, आवर्धन जो क्षमता है उसको हमको क्या करना है, जानना है। तो ये हो जाता है हमारा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता है ना, जिसका मान क्या था हमारा, इसका मान था हमारा m। आवर्धन क्षमता किससे दर्शाते हैं भाई, हमारा m से दर्शाते हैं। तो ये हो जाता है आपका m, जिसका मान क्या था आपका -v/, क्या था, u था। ये हमारा था आवर्धन क्षमता का, ये होता है हमारा प्रतिबिंब डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, दूरी होता है। अब इस मान को हमको क्या करना है, पुनः इसमें मान को क्या करना है, रखना है। v का मान कितना है हमारा, 6 आया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाता है। और u का मान पहले से आपको पता है माइनस कितना होता है, 10 होता है। जब दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 0 पॉइंट कितना हो जाता है आपका, 6। क्योंकि 10 है तो दशमलव लेंगे, तो 10×60। इस प्रकार से m का मान कितना हो जाता है आपका, ये 0 पॉइंट क्या हो जाता है, 6 से प्राप्त हो जाता है। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा क्या हो रहा है, ये जो v का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्या है, वस्तु है जो दर्पण के सामने रखा हुआ है, तो उस वस्तु का जो क्या होता है हमारा, जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का दूरी जो होता है वो कितना आपका 6 सेंटीमीटर क्या होता है, दूर बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो v का मान क्या होता है हमारा, धनात्मक है, और v का जो मान धनात्मक है। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब, यहाँ से लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, से 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहाँ पर चूँकि इसका प्रतिबिंब का मान कितना है हमारा, 6 आया है, मतलब इसके आधार पर बोल सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। चूँकि v का मान क्या होता है, धनात्मक है। चूँकि v का मान है ना, धनात्मक है, अतः वस्तु जो होगा वो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब। अतः वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है हमारा, आभासी होता है। तो इस तरीक़े से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर आया है। उसके आधार पर बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो भी वस्तु है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। क्योंकि जो v का मान आए हैं वो प्लस में आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक न होकर के क्या होता है आपका, आभासी होता है। क्या होता है हमारा, आभासी होता है। क्योंकि यहाँ पर आवर्धन क्षमता जो m है उसका जो मान है वो हमारा क्या है, प्लस में आया है, और उसका मान जो है 1 से क्या है हमारा, कम है। इस कारण से जो वस्तु होता है वह वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, साथ ही साथ क्या होता है, वो वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा बनता है। तो आगे और लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आवर्धन क्षमता m है ना, का मान धनात्मक में है और 1 से कम है, अतः
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु की या वस्तु से छोटा बनता है छोटा बनता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी माना है उसके आधार पर बता दिए कि हाँ भाई वस्तु की जो दूरी होता है वो दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर पर है। क्योंकि यहाँ पर भी का मान धनात्मक में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है। आवर्धन क्षमता में भी मान धनात्मक में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वस्तु का जो क्या, और साथ ही साथ 1 से कम है, तो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि जो वस्तु होता है उस वस्तु का आकार क्या होता है आपका, एक छोटा होता है। मतलब वस्तु का आकार से जो है छोटा होता है किसका, प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं कि धनात्मक होने की वजह से और 1 से कम होने की वजह से वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन से क्या किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे आपको दिया गया है ये दिया है आपका गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। गोलीय सतह द्वारा क्या देखेंगे हम लोग, अपवर्तन देखेंगे। वैसे यहाँ पर इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप लोग जो है आसपास में कोई व्यक्ति जो चश्मा लगा के पढ़ता है, ठीक है, या जो है कुछ ऐसे लेंस का उपयोग करता है किसी चीज़ को देखने के लिए या पढ़ने के लिए, उसको आपने क्या किया होगा, देखा होगा, है ना। अपने आसपास में आपने देखा होगा, आसपास में कई व्यक्ति चश्मा लगाते हैं, ठीक है, और उस चश्मा की मदद से क्या करते हैं, वो किताब हो गया या ऐसा कोई पढ़ने वाला चीज़ रहता है, बुक रहता है, उसको क्या करता है, वो पढ़ता है और पढ़ने के लिए उसका उपयोग करता है। या तो अलग से एक लेंस रहता है जिसका उपयोग करता है। क्या आपने कभी उस लेंस को या वो जो चश्मे में लगा लेंस को छू के देखा है ना, महसूस किया है कि उसकी प्रकृति कैसा होता है, किस प्रकार से उसका बनावट होता है ना, या किस प्रकार से वो आपको महसूस होता है छूने पर। तो कभी आपने क्या किया होगा, उसको छुआ होगा या देखा होगा। यही चीज़ इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। और अलग से कुछ ऐसा कोई विशेष चीज़ इसमें बताया नहीं गया है भाई, बस यही दिया गया है कि क्या आप जो है अपने आसपास जो भी आपके जो क्या होते हैं, किसी व्यक्ति को पढ़ते समय चश्मा लगाते हुए देखा होगा या पढ़ते समय किसी लेंस का प्रयोग करते हुए देखा होगा। तो क्या आपने उस लेंस को छूने का प्रयास किया, छू करके देखा, है ना, कि उनकी प्रकृति कैसी होती है, बनावट कैसी होती है, उनमें स्थिति कैसी होती है, लेंस की स्थिति कैसा होती है। तो शायद हमने कभी देखा है और नहीं भी देखा है, यही चीज़ इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। शायद हम लोग देखे भी हैं, तो इसी से रिलेटेड इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं लेंस द्वारा अपवर्तन। क्या देखेंगे हम लोग, लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा अपवर्तन देखना है। सबसे पहले तो लेंस क्या होता है भाई, तो लेंस एक क्या होता है हमारा, पारदर्शी बोल सकते हैं। पारदर्शी मतलब जिसको हम आर पार देख सकते हैं ना, उसको पारदर्शी बोलते हैं। तो लेंस क्या होता है, पारदर्शी 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक क्या होता है हमारा, बोल सकते हैं एक पदार्थ होता है, एक बोल सकते हैं उसको जो है कांच होता है बोल सकते हैं। तो लेंस क्या होता है, तो लेंस एक पारदर्शी 2 पृष्ठों से घिरा हुआ क्या होता है हमारा, एक जो है कांच का एक क्या होता है, पदार्थ होता है या कांच का एक वस्तु होता है, और जिसमें कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है। उभरा होना मतलब इस प्रकार से उभरा होता है। और अगर इस प्रकार से अगर स्थिति होता है लेंसों में, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो प्रकाश को किसी एक बिंदु पर या तो अभिसरित करता है या तो क्या करता है, उसको फैला देता है, मतलब अपसरित कर देता है, ठीक है। अभिसरित और एक होता है अपसरित कर देता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हैं कि लेंस एक पारदर्शी, लेंस एक पारदर्शी, लेंस एक क्या होता है भाई, पारदर्शी 2 सतहों से, 2 पृष्ठों बोल सकते हैं, पृष्ठों से घिरा हुआ
घिरा हुआ हुआ एक वस्तु है, एक वस्तु है, होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लेंस एक पारदर्शी दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्या होती है भाई, वस्तु होती है, वस्तु होती है जिसका कम से कम एक सतह उभा होती है ना, या पृष्ठीय वक्र के रूप में क्या होती है, पाई जाती है, जिसके कम से कम एक पृष्ठ है ना, जिसका कम से कम एक पृष्ठ उभरा हुआ या वक्री सतह के रूप में पाई जाती है। पृष्ठ उभरा हुआ या वक्रीय पृष्ठ के रूप में होती है। यदि लेंसों में इस प्रकार की स्थिति है ना, तो यहाँ पर क्या लिखे, लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक वस्तु होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ उभरा हुआ या वक्रीय पृष्ठ के रूप में होता है। यदि लेंसों में इस प्रकार की स्थिति होता है तो उस स्थिति में प्रकाश को या तो एक बिंदु पर क्या कर देती है, अभिसरित कर देती है, या तो क्या कर देती है, उसको अपसरित कर देती है, फैला देती है। लेंसों की इस स्थिति में लेंसों के इस स्थिति में लेंसों के इस स्थिति में लेंसों की इस स्थिति में प्रकाश या तो एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, या भिन्न बिंदु में, या एक बिंदु में अपसरित हो जाती है, या भिन्न बिंदु में आपका क्या होती है, अपसारित हो जाती है, या तो अपसारित हो जाती है, अपसरित हो जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है कि लेंस क्या होती है। तो लेंस एक पारदर्शी दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक क्या होती है, वस्तु होती है, कांच की एक वस्तु होती है बोल सकते हैं, जिसका कम से कम एक पृष्ठ उभरा हुआ होती है या वक्री पृष्ठ के रूप में होती है। अगर लेंसों में इस प्रकार की स्थिति अगर लेंसों में इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है तो वो प्रकाश को या तो एक बिंदु पर अपसरित करती है, मतलब फोकस करती है, या तो उसको विभिन्न बिंदु पर क्या कर देती है, उसको फैला देती है। ये हमारी क्या होती है, लेंस होती है। मान लो किसी लेंस का एक भाग उभरा हुआ होती है या उसमें एक वक्रीय पृष्ठ पाई जाती है, उस स्थिति में वह जो लेंस है वह लेंस क्या कहलाती है, आपकी उत्तल लेंस कहलाती है। तो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि लेंस की एक भाग उभरा हुआ हो, यदि लेंस की पृष्ठ के एक भाग, यदि लेंस की पृष्ठ की एक भाग वक्री, यदि लेंस की पृष्ठ की एक भाग उभरी हुई हो, या ये हम लोग लिख सकते हैं, यदि लेंस की जो भाग है या उसका वक्री पृष्ठ है उभरी हुई है, यदि लेंस की वक्री पृष्ठ या यदि लेंस की पृष्ठीय सतह
यदि लेंस की, यदि यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि लेंस की पृष्ठीय सतह उभरी हुई हो, उभरी हुई हो, तो वह लेंस उत्तल लेंस कहलाती है, उत्तल लेंस कहलाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि लेंस का जो पृष्ठीय भाग है वो उभरा हुआ है, क्या हुआ है, उभरा हुआ है। यदि लेंस की पृष्ठीय सतह अगर क्या है, उभरी हुई है, या वक्री जो पृष्ठ है उभरी हुई है, तो वो कौन सा लेंस कहलाती है, आपकी उत्तल लेंस कहलाती है। उत्तल लेंस के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। अर्थात इस प्रकार की जो लेंस होती है, उस लेंस का किनारा वाला भाग पतला होती है और बीच वाला जो भाग होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। अर्थात इस प्रकार के लेंस में किनारा भाग पतला और बीच वाला भाग क्या होती है, आपकी उभरी होती है। बीच वाला भाग उभरी होती है। तो इस तरीक़ा से अवतल लेंस को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि यदि लेंस की आपका जो क्या है, पृष्ठीय जो सतह है अगर वो उभरी हुई हो, उस स्थिति में वह लेंस क्या होती है, उत्तल लेंस कहलाती है। अर्थात इस प्रकार के लेंस में जो लेंस का जो किनारा वाला भाग होती है वो पतला होती है और बीच वाला जो भाग होती है वो क्या होती है, आपकी उभरी हुई होती है। तो वो आपके क्या कहलाती है, आपकी लेंस जो होती है वो उत्तल लेंस के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से आपका लेंस क्या है और ये जो उत्तल लेंस क्या है उसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया है गोलीय लेंसों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है, उसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, जानना है। तो इसमें दिया है कि जो दर्पण होता है उसके प्रत्येक जो वक्री पृष्ठ होता है, वक्री पृष्ठ मतलब जो उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है उसकी अगर हम बात करें तो लेंस के प्रत्येक वक्री जो पृष्ठ होती है वो एक वक्र का एक क्या होती है, भाग होती है भाई। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर हम लिखें ये ऐसा करके अगर हम बात करें, और एक और हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं इसमें इस प्रकार से आगे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, दो हम लोग गोला कर देते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से, और इसको हम आगे क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार एक और हम क्या करते हैं भाई, ऐसा, ठीक, और इधर एक हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो प्रत्येक जो हमारा क्या होता है, जो या दर्पण का जो प्रत्येक वक्री जो सतह होती है, वक्री जो पृष्ठ होती है ना, वक्री जो क्या होती है, पृष्ठ होती है, वो हमारा एक बोल सकते हैं जो वक्रता केंद्र होती है उसका एक क्या होती है, भाग होती है। जैसे हमारा C1 होती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिया गया है कि प्रत्येक दर्पण का जो प्रत्येक वक्री जो पृष्ठ है वो क्या होती है, वक्र के क्या होती है, भाग होती है। और यदि किसी दर्पण में दो वक्री अगर पृष्ठ है तो उस स्थिति में है ना, वो जो होती है वो दोनों क्या होती है, दर्पण के भाग होती है, जिसको क्रमशः यहाँ पर C1 और C2 से दर्शाई जाती है। और इस वक्र से जो भी हमारी दर्पण होती है उस दर्पण का जो केंद्र बिंदु होती है ना, ये हमारा दर्पण है, और इस दर्पण की जो क्या होती है, हमारी जो केंद्र बिंदु होती है वो उसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है, या वक्रता त्रिज्या कही जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, यहाँ से बताई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये ही चीज़ इसमें क्या किया गया है, आपका दिया गया है कि यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन तो नहीं करेगा लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि दर्पण के प्रत्येक वक्री पृष्ठ, तो दर्पण के प्रत्येक क्या होती है, वक्री पृष्ठ, है ना, वक्र
वक्र की एक भाग होती है, भाग होती है। किस क्या होती है हमारी? तो दर्पण के प्रत्येक वक्री जो पृष्ठ होती है, ये हमारा वक्री पृष्ठ है, ये उभरा वाला जो पृष्ठ है ये हमारा वक्री पृष्ठ है, और ये जो वक्री पृष्ठ होती है वक्र की भाग होती है। यदि किसी दर्पण में, यदि किसी दर्पण में दो वक्री पृष्ठ है, दो वक्रीय पृष्ठ है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? दर्पण के प्रत्येक वक्री पृष्ठ वक्र की एक क्या होती है? भाग होती है। यदि किसी दर्पण में दो वक्री पृष्ठ है तो दोनों क्या होती है? दर्पण से क्या होती है? आपकी संबंधित होती है, जिसको C1 और C2 से दर्शाई जाती है। तो वक्री पृष्ठ होती है तो उसे, तो क्या लिखे हम लोग? दर्पण के प्रत्येक वक्री पृष्ठ या वक्री पृष्ठ वक्र की एक भाग होती है। यदि दर्पण में दो वक्री पृष्ठ है तो दोनों क्या होती है? एक दूसरे से क्या होती है? संबंधित होती है। तो दोनों है ना, दर्पण से संबंधित होती है, दर्पण से संबंधित होती है। दोनों दर्पण से संबंधित होती हैं, है ना। और इसे दर्पण में, और इसे दर्पण में C1 और C2 से दर्शाई जाती है, C1 और C2 को मिलाने पर, और C2 को मिलाने पर, C1 और किसको भाई? हमारा C2 को क्या करने पर? मिलाने पर मुख्य अक्ष प्राप्त होती है, मुख्य अक्ष प्राप्त होती हैं, और वक्रता बिंदु C1 और C2 से आपका गोली दर्पण के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आगे लिख सकते हैं, वक्रता के केंद्र बिंदु से, या वक्रता बिंदु से दर्पण की केंद्र बिंदु की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वैसे सब चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दर्पण में जो भी हमारा क्या होता है? जो वक्री पृष्ठ होता है, ये वक्री पृष्ठ क्या होता है? हमारा वक्र का एक क्या होता है? भाग होता है। कोई भी दर्पण होता है ना, उसमें वक्री पृष्ठ होता है, जो कि उसके वक्रता के क्या होता है? एक भाग होता है। मान लो कोई दर्पण है जिसमें हमारा दो क्या होता है? हमारा वक्री पृष्ठ है, तो वो दो वक्रता केंद्र से क्या होता है? रिलेटेड होता है। यहाँ पर क्या होता है? यदि दोनों वक्रता केंद्र को जोड़ दिया जाए C1 और C2 को, तो एक मुख्य अक्ष प्राप्त हो जाता है। और कोई भी वक्रता जो क्या होता है? बिंदु होता है, उस बिंदु से लेकर के दर्पण का जो मुख्य या केंद्र बिंदु होता है, उनके बीच की दूरी क्या कहलाता है? आपका, वो आपका वक्रता त्रिज्या के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से इसमें चीज़ में क्या किया जा सकता है? इसको बताया जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ और आपका क्या किया गया है? दिया गया है, जिसको हमको थोड़ा सा क्या करना है? आपको देखना है, बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है भाई? यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो दर्पण ले लेते हैं। एक हमारा यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, इसको हम लोग दोनों तरफ जो उभरा हुआ हो, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा भाई? हमारा इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, जो बीच से क्या होता है? आपका फूला हुआ होता है, और किनारे किनारे क्या होता है? पतला होता है। अब इस दर्पण पर एक क्या होता है हमारा भाई? एक तो मुख्य अक्ष होता है, ये हमारा क्या होता है? इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष होता है, इसको हम लोग मुख्य
अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है C1 बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है, हमारा F1 होता है। अब इस मुख्य अक्ष के समीप, यदि इस मुख्य अक्ष के समीप अगर कुछ विकिरण क्या होता है आपका आपतित होता है, तो वो सब जो है आपका अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एक बिंदु पर क्या होता है हमको प्राप्त होता है, एक बिंदु पर क्या हो जाता है हमको ये प्राप्त हो जाता है। ये हमारा जो बिंदु होता है यही आपका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, या फोकस बिंदु के नाम से जाना जाता है, या फोकस बिंदु कहा जाता है। और इस फोकस बिंदु से वो का जो दूरी होता है वो आपका फोकस दूरी के नाम से क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। तो ये आपका दिया गया है आपका, यदि उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर क्या होता है आपका आपतित होता है, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के क्या होता है गुजरता है, या एक बिंदु से होकर जाता है, तो वो जो फोकस, वो जो बिंदु होता है वो बिंदु क्या होता है मुख्य फोकस कहलाता है। और उस मुख्य फोकस से ये जो ओ होता है उसके बीच का जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है आपका फोकस दूरी कहलाता है। सेम अगर हम बात करें जो है अवतल का, अवतल दर्पण क्या होता है भाई, तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका बीच वाला भाग क्या होता है पतला होता है और किनारे वाला भाग क्या होता है आपका मोटा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण पर जब क्या होता है आपका मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा क्या होता है आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये C1, ये हमारा क्या है हमारा F1, ये हमारा क्या हो जाता है C1 F1, यहाँ पर कर देते हैं C1, ये कितना हो जाता है आपका F1, इधर भी हम लोग कर देते हैं भाई, यहाँ पर क्या होता है हमारा F2। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर जब क्या होता है आपतित होता है, तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या होता है आकर के वो क्या होता है आपका मिलता है, तो उस स्थिति में क्या होता है वो आपका फोकस बिंदु कहलाता है। ये इधर चला गया, ये हमारा इधर चला गया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, जब आगे की ओर इस तरीक़ा से हम क्या कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो ये आपका ये इधर है ना, बढ़ा दिए आपको ऐसा, ठीक है। और इसको अगर हम क्या कर देते हैं इस प्रकार आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है आपका मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ आपका दिया गया है। यदि हम क्या करते हैं उत्तल दर्पण लेते हैं और उत्तल दर्पण लेने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर अगर क्या करते हैं कुछ किरण को क्या करते हैं आपतित करते हैं, तो परावर्तन के पश्चात तो एक बिंदु पर जाके क्या होता है आपका जो है अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर के क्या होता है गुजरता है, तो वो जो बिंदु होता है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। और उस मुख्य फोकस बिंदु से यहाँ पर जो ध्रुव होता है जिसको ओ से दर्शाए हैं उसकी बीच की दूरी क्या कहलाता है आपका फोकस दूरी कहलाता है। यदि हम अवतल दर्पण की बात करें, ये कौन सा दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण है, और ये वाला हमारा क्या है हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में हम देखें तो अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका किनारे वाला भाग क्या होता है मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है पतला होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। जब अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उस मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण क्या किया जाता है आपका इस प्रकार से आपतित किया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर जाके क्या होता है आपका मिलता है, या जिस बिंदु से होकर वो अपवर्तित होता है अपवर्तन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ हैं जो यहाँ पर से क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है समझाया जा सकता है। मेन तो यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है लेंस क्या है, जो मैं आपको बता दें कि लेंस एक पारदर्शी दो सतहों से घिरा हुआ एक कांच का क्या होता है वस्तु होता है ना, जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है उभरा होता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार के अगर आपको दर्पण देखने को मिलता है तो उस स्थिति में दो प्रकार की स्थिति हो सकता है, प्रकाश या तो एक बिंदु पर अभिसरित हो जाता है या तो क्या हो जाता है आपका फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से इसको बताया जा सकता है। और दर्पण में हम बात करें तो अवतल का और उत्तल का, तो उत्तल जो होता है वो बीच से मोटा होता है, किनारे क्या होता है आपका पतला होता है, और अवतल जो है बीच से पतला होता है और किनारे से क्या होता है आपका मोटा होता है। तो इस तरीक़े से कुछ चीज़ यहाँ पर क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। तो फिलहाल आज का क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है फिर से आगे का जो पॉइंट है वो हम लोग क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं भाई। तो आज का क्लास क्या करते हैं यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है, ओके।